बड़ी खबर आपको बता दें कि एमपी विधानसभा के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन है। सदन में कार्रवाई जारी और आज सदन में गूंजेगा नरसिंह घोटाले का मुद्दा। तो सदन में 7 पत्रों को रखा जाना है पटल पर। तो कार्रवाई के दौरान सदन में 2 ध्यान आकर्षण भी होंगे। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं कि आज एमपी विधानसभा के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन है, जिसमें आज सदन में गूंजेगा नरसिंह घोटाले का मुद्दा। तो विपक्ष नरसिंह घोटाले के मुद्दे को लेकर आज मुद्दे को उठाएगा और पक्ष को घेरने की पूरी तैयारी है। तो आपको बता दें कि सदन में 7 पत्रों को पटल पर रखा जाना है और जिसके लिए कार्रवाई के दौरान सदन में 2 ध्यान आकर्षण भी होंगे। तो सुबह 11 बजे से सदन की कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। तो विधायक आशीष गोविंद शर्मा रेल लाइन के लिए अधिग्रहित भूमि का कम मुआवजे को लेकर ध्यान आकर्षित करेंगे। तो आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी विवेक मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? आज विपक्ष नरसिंह घोटाले को लेकर पक्ष को घेरने में है, ये मुद्दा जो है आज उठाया जाना है। विवेक, देखिए, राहुल गांधी के लोकसभा में दिए गए बयान को लेकर मध्य प्रदेश में भी बीजेपी ने विरोध किया है और ये कहा है कि राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए। और ये कहा गया है कि खास तौर पे कि राहुल गांधी अब तक माफ़ी नहीं मांगते हैं तब तक उनको बोलने का अधिकार नहीं है, उनको सदन से बाहर कर देना चाहिए। और इसी बात को लेकर मध्य प्रदेश में भी विधानसभा के अंदर हंगामा हुआ। 15 मिनट के लिए विधानसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है, लेकिन अभी जानकारी मिल रही है कि नरसिंह के मुद्दे पर बहस शुरू हो गई है। उप नेता प्रतिपक्ष कटारे नरसिंह के मामले को लेकर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब आज ध्यानाकर्षण लगा था और बीजेपी ने पूरी तैयारी करके रखी थी कि आखिर कांग्रेस को कैसे काउंटर किया जाए, और यही वजह है कि जैसे ही ध्यानाकर्षण शून्यकाल समाप्त होता है इसके बाद ध्यानाकर्षण को लेकर जब चर्चा शुरू हो जाती है, उसी वक्त बीजेपी की तरफ से सीनियर विधायक है सीतासरण शर्मा, वो ये बात कहते हैं कि राहुल गांधी ने जो हिंदुओं को लेकर बयान दिया वो पूरे देश भर में उसकी निंदा हो रही है। राहुल गांधी को इस पर माफ़ी मांगना चाहिए, कांग्रेस के सभी विधायकों को माफ़ी मांगनी चाहिए इस पूरे बयान को लेकर। तो इसी बीच में हंगामा दोनों पक्ष की तरफ से होता है और फौरन ही अध्यक्ष आसंदी से 15 मिनट के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित करने के लिए निर्देश दे देते हैं। लेकिन अब फिलहाल जब सदन की कार्रवाई फिर से शुरू हो गई तो ध्यानाकर्षण के जरिए उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे नरसिंह फर्जीवाड़े मामले को लेकर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ी बात है कि एक तरफ जहां पे बीजेपी को आज जवाब देना था नरसिंह फर्जीवाड़े को लेकर, वहीं आज राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान को लेकर आज सदन में हंगामा हो गया। यानी कि कांग्रेस भले ही सरकार को घेरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन विपक्ष बीजेपी के पास बैठे बिठाए एक राहुल गांधी ने मुद्दा दे दिया। उसी मुद्दे को लेकर आज सदन में हंगामा हुआ। राधा, ठीक है विवेक, तो राहुल गांधी का मुद्दा देश भर में गरमाया हुआ है और वही देखने को मिला है कि आज एमपी विधानसभा में भी उसको लेकर चर्चाएं हुई हैं। हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए विवेक आपका शुक्रिया। तो इसी बीच सीएम डॉक्टर मोहन यादव लोक निर्माण विभाग के कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम ने यहां लोकपथ मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया, जहां लोक निर्माण विभाग मंत्री राकेश सिंह भी मौजूद रहे। तो ये तस्वीरें भोपाल से आपको दिखा रहे हैं। आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लोक निर्माण विभाग के कार्यक्रम में पहुंचकर मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है, जिसकी तस्वीरें हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। द्वारा शिकायत दर्ज करने पर शिकायत का समाधान समय। नवीन तकनीक का बड़ा प्रयोग निर्माण विभाग के द्वारा किया जा रहा, लोक निर्माण विभाग के द्वारा, जिसकी थीम ही बहुत अच्छी है, लोक निर्माण से लोक कल्याण। 40,000 किलोमीटर के अंदर मध्य प्रदेश की ये जो सड़कों की रेंज इसमें ली है, अब 40,000 किलोमीटर की लंबाई में कहीं भी कोई गड्ढा मिलेगा किसी को भी, तो वो गड्ढे का फोटो खींच के इस फोटो ऐप के माध्यम से विभाग को देगा और विभाग 7 दिन के अंदर समाधान कर देगा। ये बड़ा चुनौतीपूर्ण काम भी है, हिम्मत का काम भी है। लोक निर्माण विभाग जनता के प्रति जवाबदेह और अपनी जिम्मेदारी के प्रति पूरे तौर पर समर्पित है। माननीय मुख्यमंत्री जी के मंत्रिमंडल के गठन के पश्चात जैसे ही पदभार ग्रहण हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री जी से परामर्श के उपरांत हमने विभाग के लिए टैगलाइन तय की थी, लोक निर्माण से लोक कल्याण, और विभाग उसी दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है, कहीं अधिक जवाबदेही और जिम्मेदारी के साथ।
इसी बीच भोपाल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। भोपाल नगर निगम की बजट बैठक शुरू हो गई है। तो 24 मिनट देरी से ये बैठक शुरू है और करीब 24 मिनट देरी से ये बैठक जो है शुरू हुई है। तो आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी जफर मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। जफर, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? आज भोपाल नगर निगम की बजट बैठक शुरू हुई है और 24 मिनट देरी से ये बैठक शुरू हुई है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है? क्या वजह रही इसकी? तक जो सदन में चला है और हंगामेदार रहा है, बिल्कुल विपक्ष ने हंगामा किया है। हंगामा इस बात को लेकर किया है कि भोपाल में जिस तरीके से नगर निगम के कर्मचारी सफाई को लेकर ध्यान नहीं दे रहे हैं, गंदगी हो रही है और गंदगी को लेकर जिस तरीके से बीमारियां बढ़ रही है, इस बात को लेकर भी और बजट अभी पेश किया गया है क्योंकि लगातार यहां पर अभी तक हंगामा चलता रहा और आखिर में अब बजट जो है मालती राय ने पेश किया है। तो अभी तक जो है हंगामा चलता रहा। हंगामा कई मुद्दों को लेकर चलता रहा, खर्च को लेकर चलता रहा, टेंडर को लेकर चलता रहा और अतिक्रमण को भी जिस तरीके से एक बड़ा मुद्दा विपक्ष ने बनाया है और साथ ही साथ हाथों में तख्ती लेकर विपक्ष के पार्षद जो हैं वो सदन में आए और उन्होंने कहा कि यहाँ पर भोपाल में कैसे नंबर 1 आएगा, क्योंकि जिस तरीके से गंदगी की सफाई नहीं हो रही है और सफाई में लापरवाही बरती जा रही है। बड़े जफर, आपने बताया कि अभी बजट पेश किया गया है, तो बजट के क्या मुख्य मेन बिंदु हैं, इनके बारे में कुछ जानकारी साझा करिए जफर। राधा, जिस तरीके से अभी ही जस्ट बजट पेश किया गया है तो अभी तक तो कुछ जानकारी हमें नहीं मिली है, लेकिन अभी आगे मिलेगी, वैसे ही हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी तक जो है हंगामा ही चलता रहा है। राधा जी, ठीक है जफर, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए जफर आपका शुक्रिया। तो युवा कांग्रेस का बोर्ड ऑफिस चौराहे पर सत्याग्रह प्रदर्शन शुरू हुआ। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और कुणाल चौधरी भी धरने प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। भोपाल से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है और इस प्रदर्शन में आपको बता दें कि जीतू पटवारी खुद इस प्रदर्शन में शामिल हुए और युवा कांग्रेस ने बोर्ड ऑफिस चौराहे पर सत्याग्रह प्रदर्शन शुरू किया है। पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है और कहा कि कांग्रेस को जैसे ही लगता है कि वह कंफर्टेबल जोन में आ गया है, वह देश के बहुसंख्यक के खिलाफ बयान देते हैं। राहुल गांधी ने फिर से बयान दिया है और बार बार यह स्थापित करते हैं कि हिंदू कोई जाति नहीं है, यह जीवन पद्धति है। तो इसे मानने वाले बहुसंख्यक हैं। ऐसी टिप्पणियां करना देश का अपमान करने जैसा है। जैसे ही उनको लगता है कि वो कुछ कंफर्टेबल जोन में आ गए हैं या कुछ बेहतर स्थिति में आ गए हैं, वो देश की बहुसंख्यक आबादी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां शुरू कर देते हैं। ऐसी टिप्पणियां करना एक तरह से देश की बहुसंख्यक आबादी और देश दोनों का अपमान है। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, मोहन सरकार ने विश्वविद्यालय के रिटायर्ड कर्मचारियों को सौगात दी है। तो अब इन कर्मियों को 7वें वेतनमान के तहत पेंशन मिलेगी।
तो आपको बता दें कि इन कर्मियों को 7वें वेतनमान के तहत पेंशन दी जाएगी और साथ ही सरकार ने ये फैसला मार्च में ही लिया था। तो अब 4 महीने बाद उच्च शिक्षा विभाग ने 50% फंड जारी करके विश्वविद्यालय को 7वें वेतन के तहत भुगतान करने के निर्देश भी दिए हैं। तो डॉक्टर मोहन यादव की सौगात है और अब उच्च शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं। तो युग पुरुष धाम आश्रम में फूड पॉइजनिंग की वजह से बच्चों की तबीयत बिगड़ी थी। उल्टी दस्त होने की वजह से एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 12 लोग को चाचा नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले की जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम, एसडीएम और पुलिस को आश्रम भेजा गया है। तो युग पुरुष धाम आश्रम सरकारी अनुदान प्राप्त करने वाला निजी आश्रम है और यहाँ पूरे मध्य प्रदेश से लगभग 200 मानसिक एवं शारीरिक दिव्यांग अनाथ बच्चों को रखा गया है। तो बच्चों की तबीयत बिगड़ने की जांच भी की जा रही है। इंदौर में दिव्यांग बच्चों में फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है। मामला सामने आने के बाद बच्चों को इलाज के लिए चाचा नेहरू हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। बच्चों को देखने के लिए खुद कलेक्टर आशीष सिंह पहुंचे हैं, हमारे साथ मौजूद है, हम उन्हीं से जान लेते हैं। सर, क्या हुआ है पूरा घटनाक्रम? देखिए, युग पुरुष धाम नाम का जो संस्थान है, वहाँ पे कुछ रात में बच्चे बीमार पड़े और एक बच्चे की दुखद मृत्यु भी हुई। 12 बच्चे जो हैं वो तत्काल इसमें चाचा नेहरू अस्पताल में एडमिट कराए गए हैं और डॉक्टर्स की पूरी टीम तत्काल डॉक्टर्स की टीम ने उनका इलाज करना शुरू कर दिया है। जो प्रेमा फेसी डॉक्टर से बातचीत हुई है, उनका कहना है कि शायद फूड पॉइजनिंग का मामला है। हालांकि हमने एक टीम भेजी है एडीएम के साथ साथ, उसमें हेल्थ के, महिला बाल विकास के और फूड के लोग मौजूद हैं जो पता लगाने की कोशिश करेंगे कि स्रोत क्या है। लेकिन प्रेमा फेसी शायद ये फूड पॉइजनिंग का मामला लग रहा है। अभी हमारा फोकस पूरा इस बात पर है कि सभी जो 12 बच्चे हैं उनकी जान बचाई जा सके, उनका ढंग से इलाज हो जाए। जो डॉक्टर्स का कहना है कि एक बच्चा सीरियस ज़रूर है लेकिन वो भी स्टेबल है। सभी बच्चों का अच्छे तरीके से उपचार चल रहा है। फूड पॉइजनिंग काफ़ी गंभीर विषय है, तो ऐसे में क्या जांच की जाएगी और कुछ जिम्मेदार लोगों को भी फाइंड आउट किया जाएगा? देखिए, अभी हमारा फिलहाल फोकस इस पे है कि बच्चों का इलाज अच्छे ढंग से हो जाए और पता लगाने की कोशिश ज़रूर करी जाएगी कि उसका स्रोत क्या है। पुनीत हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। पुनीत, इस वक्त क्या कुछ अपडेट आपको मिल रही है? वहां पर बच्चों की क्या स्थिति है फिलहाल? क्या मरने वाले बच्चों की संख्या में कुछ इजाफा हुआ है? पुनीत जी बिल्कुल, देखिए बच्चों की संख्या में इजाफा हो गया है। 3 बच्चों की डेथ हो चुकी है और जबकि 12 बच्चे घायल हैं जिनका इलाज जारी है। जो बच्चे हैं बाकी उनका भी टेस्टिंग की जा रही है और उनको भी प्रिकॉशनरी कुछ मेडिसिन दी जा रही है। तो काफ़ी गंभीर ये मामला हो चुका है। 3 बच्चों की डेथ हुई है। देखिए, मानसिक दिव्यांग ये बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स इन्हें कहीं पर भी छोड़कर चले जाते हैं, तो मध्य प्रदेश से इन बच्चों को यहीं पर ही लाकर रखा जाता है। 200 से ऊपर बच्चे यहाँ पर हैं, 204 बच्चे हैं और उनमें से जो 12 बच्चे हैं उनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। लेकिन एक और जानने वाली बात यह है कि इसी आश्रम से लगा हुआ इसी ट्रस्ट का अस्पताल भी है। पहले इस अस्पताल में इन बच्चों का उपचार करने का प्रयास किया गया था, लेकिन उनकी तबीयत अधिक बिगड़ता हुआ देख के उन्हें चाचा नेहरू हॉस्पिटल भेजा गया है। और अब शुक्र की बात भी यह है कि बाकी बच्चों की स्थिति अब ठीक बताई जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो फूड पॉइजनिंग है उसमें अनाथ आश्रम में ही बच्चे सुरक्षित नहीं है। फूड पॉइजनिंग की वजह से 3 बच्चों की मौत हो जाती है, तो आखिर कौन जिम्मेदार है? किसी ने क्या इसकी जिम्मेदारी उठाई है? देखिए, जिम्मेदारी उठाने को कोई भी तैयार नहीं है। जैसा कि हमारा आश्रम के संचालकों और वहाँ के अधीक्षक से बात हुई है, तो उनका तो ये कहना है कि 2 बच्चों को फिट्स आते थे, इस वजह से उनकी डेथ हुई है। तो ये बात हजम नहीं होती है आसानी से, क्योंकि फिट्स जो बीमारी है उसका इलाज संभव है और उसमें ऐसे ही आसानी से डेथ नहीं होती है। यदि डेथ भी होती है तो काफ़ी लंबा टाइम लगता है, लेकिन इन बच्चों की डेथ हुई है। इसके अलावा एक बच्चे का जरूर मान रहे हैं कि उसकी क्यों मौत हुई है, इसका हमें जानकारी नहीं है, ऐसा आश्रम का कहना है। हालांकि कलेक्टर जरूर मान रहे हैं कि शायद फूड पॉइजनिंग हो सकता है जिसकी वजह से डेथ हुई हो। तो फिलहाल जो पूरा मामला है वो फूड पॉइजनिंग पर बना हुआ है, लेकिन अभी तक जिम्मेदार कौन है इसका खुलासा नहीं किया गया है। प्रशासन की टीम से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि हम जांच कर रहे हैं और जो भी दोषी होगा जैसे ही आपको कुछ जानकारी मिलेगी हम आपका एक बार फिर रुख करेंगे। हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। बड़ी खबर इंदौर से सामने आ रही है, जहां पर एमबॉय अस्पताल का नर्सिंग स्टाफ
हड़ताल करेगा। तो नर्सिंग एसोसिएशन के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सोहन शर्मा के साथ मारपीट हुई थी और इसके बाद से अकाउंट्स विभाग के मनोहर सहलोत ने ये मारपीट की थी। तो अपने फॉर्म 16 की जानकारी लेने के लिए शर्मा पहुंचे थे और इसकी जानकारी देने के दौरान सहलोत ने शर्मा से बदसलूकी कर मारपीट की और सोहन शर्मा की शिकायत पर संयोजितागंज थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। तो सहलोत को निलंबित करने की मांग को लेकर हड़ताल किया जाएगा, इसकी जानकारी सामने आ रही है। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था एक बार फिर चरमरा गई है। यहाँ के तमाम जो नर्सिंग स्टाफ है वो हड़ताल पर उतर आया है। एमवाई अस्पताल के मेन गेट पर बैठे हैं। क्या वजह हड़ताल करने की हम बात कर लेंगे। कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है। सोहन भाई, किस बात को लेकर ये हड़ताल की जा रही है और क्या मांगे आप लोग, क्यों हड़ताल कर रहे हो? हम हड़ताल नहीं, हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी काम बंद करके हमारे 1 बजे डीन साहब से मीटिंग है। अगर उसमें कोई सॉल्यूशन नहीं निकला तो हम आगे की रणनीति बनाएंगे। अभी हमारी मांग है कि मनोहर जैसे इस तरह के बाबू को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कर्मचारी हैं जिनको सही तरीके से कभी भी जवाब नहीं देता है। यहाँ तक कि फीमेल नर्सिस के साथ भी बदतमीजी से बात की जा चुकी है। जिस पर आरोप लगा है उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज हो चुकी है और अब उसे निलंबित किए जाने की मांग की जा रही है। पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज, इंदौर। इसी बीच मुरैना से एक बड़ी खबर सामने आ को बता दें कि बीए, बीएससी और बीकॉम की परीक्षाएं चल रही थी, जिस को बता दें कि मोबाइल फ़ोन और साथ ही गाइड बुक जो है जब्त किए गए। तो निरीक्षण करने पहुंची नायब तहसीलदार ज्योति लक्षकार, उन्होंने बच्चों से मोबाइल फ़ोन जब्त किए हैं। तो आपको बता दें कि बीए, बीएससी और बीकॉम की परीक्षाएं चल रही थी, जिस दौरान बच्चों से मोबाइल और साथ ही गाइड बुक जो है जब्त किए गए। तो देश दुनिया में पन्ना टाइगर रिजर्व बाघों की बढ़ती हुई संख्या के लिए जाना जाता है। पन्ना टाइगर रिजर्व में आने वाले पर्यटकों को आसानी से बाघों के दीदार हो जाते हैं और यही कारण है कि देश के साथ साथ पन्ना टाइगर रिजर्व में विदेशी पर्यटकों की संख्या में भी इजाफा देखा जा रहा है। तो इस बार सीजन में पन्ना टाइगर रिजर्व में रिकॉर्ड तोड़ आय भी प्राप्त हुआ है और ये तस्वीरें आप देख लीजिए। पन्ना टाइगर रिजर्व की ये तस्वीरें हैं जहां पर बाघों की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे आपस में बाघ एक दूसरे के साथ खेलते हुए नजर आए। लेकिन आपको बता दें कि अभी पर्यटकों के लिए एक बुरी खबर है, क्योंकि टाइगर रिजर्व पर्यटकों के लिए 1 जुलाई से 30 सितंबर तक बंद रहेगा, जिससे टाइगर सफारी का मजा भी टूरिस्ट नहीं ले पाएंगे।
जैसे कि आपको विदित है कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में जितने भी टाइगर रिजर्व्स हैं वो मॉनसून के लिए बंद हो जाते हैं। उसी तारतम्य में हमारे जो कोर एरिया है, हमारा मडला गेट है, हिनौता गेट और अकोला कोर का जो क्षेत्र है वो पर्यटन के लिए पूरे मॉनसून में बंद रहेगा, जो कि 1 जुलाई से हम 30 सितंबर तक इसको बंद रखेंगे। इसी बीच इंदौर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नगर निगम की बुलडोजर कार्रवाई सामने आई तो बिना अनुमति बनाए जा रहे 3 हॉस्टल्स पर बुलडोजर चलाया गया है। तो भंवर कुआं के हरगोविंद नगर में ये कार्रवाई की गई है। बहुमंजिला इमारत को बुलडोजर ने जमींदोज कर दिया और अभी भी कई अवैध हॉस्टल इस इलाके में बने हुए हैं। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। इंदौर से ये सीधी तस्वीरें हमारे पास आई हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे नगर निगम ने बुलडोजर कार्रवाई की और बिना अनुमति जो 3 हॉस्टल बनाए जा रहे थे उनके ऊपर बुलडोजर चलाया गया है। तो मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में लगातार अवैध उत्खनन की शिकायतें आ रही थी, जिसे लेकर एएसपी ने यातायात प्रभारी को कार्रवाई के निर्देश दिए और अवैध उत्खनन को लेकर खनिज अधिकारी को भी पत्र लिखा गया है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश अनुसार ये कार्रवाई की गई है आज, जिसमें कि ये स्कूलों के पास एकत्रित होकर सभी आसपास खड़े हो जाते हैं और आने जाने वाले बच्चों को, विद्यार्थी बस वगैरह, इनको भी इसमें समस्या होती है। इसके अलावा ये दुर्घटना होने की जो संभावना इनसे बनी रहती है, अमूमन देखा गया है कि इनमें नंबर नहीं अंकित हैं, तो उसको लेकर भी एक हमारे द्वारा बिना नंबर पे चालान तो काटा ही गया है। इसके साथ ही अपन ने इसमें पेंटर से इनके नंबर भी अंकित करा रहे हैं, साथ ही इनके जो लाइसेंस बीमा संबंधी कार्रवाई है वो भी सुनिश्चित कर रहे हैं।